हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम अक्टूबर थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एचएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। विच सिटी होस्टेड द पीस समिट ऑन गाजा ऑन अक्टूबर 13? 13 अक्टूबर को गाजा पर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शर्म शेख। 2025 गाजा पीस समिट, जिसे शर्म शेख समिट भी कहा जा रहा है, एक डिप्लोमेटिक मीटिंग थी जो कि 13 अक्टूबर 2025 को हुई इजिप्ट के शर्म शेख शहर में। तो जो गाजा पीस प्लान है उसका फर्स्ट फेज इंप्लीमेंट किया गया है इस समिट के दौरान, और जो गाजा वार है जो 2023 में शुरू हुई थी उसकी समाप्ति हुई है। लगभग 30 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस समिट को अटेंड किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, इनके द्वारा ये कमेटी की अध्यक्षता की गई है। हालांकि इसराइल और हमास, जिनके बीच में पूरा युद्ध चल रहा था, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर एब्सेंट थे। भारत ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह को इस समिट में भेजा था भारत की ओर से रिप्रेजेंट करने के लिए। हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ द 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज? आर्थिक विज्ञान में 2025 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, जोएल मॉकिर, फिलिपे एजियोन एंड पीटर हॉविट। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने 2025 का फ्रीरिस रिसबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, जिसे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ये जोएल मॉकिर जो कि नीदरलैंड्स के हैं, फिलिपे एगियोन जो कि फ्रांस के हैं और पीटर हॉविट जो कि कनाडा के हैं, इन्हें देने का ऐलान किया है। और नोबेल प्राइज की सीरीज में अंतिम प्राइज थे इस साल। इन तीनों को क्यों अवार्ड दिया गया है? फॉर हैविंग एक्सप्लेन्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 1/2 तो मोकेर को दिया जाएगा इसमें, फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्रीरिक्विसाइट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अदर हाफ दिया जाएगा जॉइंटली एकियन और हॉविट को, फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इनमें मॉनेटरी प्राइज दी जाएगी, 1/2 जोएल मोकेर को और अदर हाफ फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट को। जो स्वीडिश सेंट्रल बैंक है, इन्होंने इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया था 1968 में। Which country has become the newest state member of the International Union for Conservation of Nature (IUCN)? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अर्मेनिया। तो अर्मेनिया न्यूएस्ट स्टेट मेंबर बन गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। ऐसा अनाउंसमेंट की गई है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि अबू धाबी में हुई है। आपको बता दें, अर्मेनिया 17th COP ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को होस्ट करने वाला है 2026 में। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। अलग अलग नाम रहे इसके पहले, जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर 1948 से 1956 तक, फिर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी इसको बुलाया गया 1990 से 2008 के बीच। उसके बाद फिर IUCN इसका नाम हो गया। हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। एक और न्यूज़ देखते हैं IUCN से ही संबंधित। IUCN ने पहली बार जो इंडियन वुल्फ है
उसे इवेल्युएट किया है सेपरेटली। जो कैनिस जीनस है उसमें डिस्टिंक्ट स्पीसीज के तौर पर इसने अलग से इसको रखा है। तो इसी के साथ जो ये इंडियन वुल्फ है ये 8th रिकॉग्नाइज स्पीसीज होगी इस कैनिस जीनस की। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय। ब्लू फ्लैग प्रमाणन निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र के 5 बीचेस हैं इन्हें इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इनमें है श्रीवर्धन, नगांव बीचेस, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। परना का जो पलगढ़ में आता है, गुहागर और लदगढ़ जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। 33 क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे क्लीनलीनेस संबंधित और ब्यूटी से संबंधित, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी संबंधित। अगर इन 33 क्राइटेरिया को कोई बीच पूरा कर रहा है तो उसे ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। विच एडिशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज ऑस्ट्रा-इन 2025? भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा-इन 2025 का कौन सा संस्करण है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 4th। तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट जिसमें 120 पर्सनल है, ये इरविन बैरक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा-इन 2025 इसका 4th एडिशन होने वाला है। इंडियन आर्मी की ओर से बैटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स इसको लीड कर रहे हैं। हु वॉन द मेंस टाइटल एट द 20th वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन? 20वें वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में पुरुषों का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है एलेक्स मताता। तो 20th वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन हुई है दिल्ली में, और जो मेंस टाइटल है वो एलेक्स मताता ने जीता है। जो विमेन टाइटल है वो लिलियन रेंगरुक ने जीता है। दोनों ही केनिया के हैं। इंडियंस की बात करें, इंडियंस में किसने जीता है तो अभिषेक पॉल ने जीता है। ये इनका 3rd टाइटल है। 2018 में जीता था, 2023 में भी जीता था। और महिला कैटेगरी में भारत की ओर से सीमा ने जीता है, और 4 लाख रुपए ईच इन्हें मिले हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अक्टूबर 15। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम है द राइज ऑफ रूरल वीमेन बिल्डिंग रेसिलिएंट फ्यूचर्स विद बीजिंग +30। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 14th अक्टूबर। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम है अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्पॉटलाइट ऑन SDG 17 पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और भारत में कौन है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जिसे बोलते हैं। ये भारत की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसकी स्थापना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के तहत हुई थी। और कब से लागू हुआ? ये 12 अक्टूबर 2017 से। इससे पहले इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ISI के नाम से जाना जाता था। What type of system is सक्षम primarily classified as? सक्षम को मुख्यतः किस प्रकार की प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है काउंटर अनमैन्ड एरियर सिस्टम। इंडियन आर्मी ने जो सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड है इसका प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया, यानी कि इसको बाय करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें ये कोई भी एनिमी ड्रोन है उसको रियल टाइम में डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके बाद फाइनली उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी उसको गिरा सकता है। इसको डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद द्वारा, और ये एक सिक्योर आर्मी डेटा नेटवर्क पर कार्य करता है। एक रिकॉग्नाइज्ड US पिक्चर प्रोवाइड करता है। सक्षम का मतलब है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेट्स मैनेजमेंट। Which organization received the HR Excellence Award at the Fortune Leadership Awards 2025? फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में किस संगठन को मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड जो कि एक मिनीरत्न शेड्यूल A PSU है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के तहत आती है।
इसे HR एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है फॉर्च्यून लीडरशिप्स अवार्ड 2025 में। ये अवार्ड दिया गया है TCIL का जो एग्जाम्पलरी HR प्रैक्टिसेस हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, इंक्लूसिविटी है, इसके लिए। TCIL का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है ये। The 8th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs was inaugurated in which Indian city? मसालों और पाक कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति के 8वें सत्र का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुवाहाटी। तो कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स का जो 8th सेशन है गुवाहाटी में हुआ है। इसको इनोग्रेट किया गया गवर्नर ऑफ असम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा। इस सेशन को होस्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, जो कि सेक्रेटेरिएट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का, जो कि FAO एंड WHO की एक बॉडी है। फूड सेफ्टी, क्वालिटी, फेयर प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है। विच एजेंसी रिलीज इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज रिपोर्ट? किस एजेंसी ने इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। इस रिपोर्ट को फॉर्मली लॉन्च किया गया प्रोफेसर रमेश चंद, जो कि मेंबर एग्रीकल्चर नीति आयोग है, और BVR सुब्रमण्यम, जो कि CEO है नीति आयोग की। इसमें बताया गया कि भारत सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। ग्लोबल प्रोडक्शन का 8% भारत प्रोड्यूस करता है। इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का है और 11,098 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है 9 कोस्टल स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। द इनिशिएटिव फेयर से फुर्सत वॉज लॉन्च्ड बाय विच एयरलाइन? किराए से फुर्सत पहल किस एयरलाइन द्वारा शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अलायंस एयर। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू किंजरम, इन्होंने अलायंस एयर का फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव लॉन्च किया है। फेयर से फुर्सत का मतलब क्या है? जो पैसेंजर्स हैं उनको पूरी फ्रीडम आप दे दी जाएगी, वो कभी भी प्राइस बुक करें, चाहे सेम डे बुक करें, आपका जो फेयर है वो उतना ही रहने वाला है, बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा या किसी दिन बहुत ही ज़्यादा घटा हुआ नहीं मिलेगा, सेम प्राइस लॉक रहने वाला है। तो 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच में पायलट बेसिस पर चलाया जा रहा है। किस तरह की इसकी फिजिबिलिटी रहेगी, किस तरह से कार्य करे, क्या सही कार्य करेगा, उसको देखा जाएगा। PM गति शक्ति पब्लिक इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? PM गति शक्ति पब्लिक किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, विसाख एन। लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इन्होंने हाल ही में 4 साल अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का। न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ है, इवेंट की अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने की है। इस मौके पर PM गति शक्ति पब्लिक को भी लॉन्च किया गया है, जो कि एक यूनिफाइड जो स्पेशल इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। इसको डेवलप किया गया है बाइसेक एन द्वारा, नेशनल जियो स्पेशल डेटा रजिस्ट्री द्वारा पावर्ड है। 230 अप्रूव डेटा सेट्स हैं इसमें फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, PM गति शक्ति पब्लिक ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको ना अलग अलग तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, किस जगह पर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो पता चल जाएगा। मान लीजिए रेलवे है, रेलवे को कोई ट्रैक बिछाना है, ठीक है, तो वो इस PM गति शक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए ना ये देख सकता है कि हम जहाँ पर ट्रैक बिछाने वाले हैं ना, वहाँ पर कोई फ्लाईओवर तो नहीं जा रहा है पहले से ही, या पर वहाँ पर कोई रिवर तो नहीं है, वहाँ पर बीच में कोई हॉस्पिटल तो नहीं पड़ रहा है, कोई नाला तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी कोई कंपनी अपने आप को सेटअप करना चाहती है तो देख सकती है कि जहाँ पर हम सेटअप करना चाह रहे हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है, वहाँ पर आसपास और कितनी कंपनीज हैं, कोई कंपटीशन तो नहीं है, या फिर जहाँ हम सेटअप कर रहे हैं उसके पास कोई ऐसा कारखाना तो नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो। तो वो सब मैप यहाँ पर पता चल जाएगा। 13 अक्टूबर 2021 में PM गति शक्ति को लॉन्च किया गया था। वेयर वॉज द 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल ऑफ नाम हेल्ड? नाम या NAM की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कंपाला युगांडा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व किया है कंपाला युगांडा में 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दौरान।
युगांडा चेयर है, युगांडा इस बार अध्यक्षता है युगांडा के पास नाम की 2024-2026 के बीच में। थीम है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफियंस। भारत फाउंडिंग मेंबर है इस नाम का, नॉन अलाइन मूवमेंट का। विच टेलीस्कोप डिटेक्टेड फॉस्फीन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वोल्फ 1130C फॉर द फर्स्ट टाइम। किस दूरबीन ने पहली बार वोल्फ 1130C के वायुमंडल में फॉस्फीन का पता लगाया? राइट आंसर ऑप्शन डी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पहली बार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फॉस्फीन, जो कि एक मॉलिक्यूल लिंक्ड टू बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन अर्थ है, इसका एटमॉस्फेयर में पता लगाया। जो ब्राउन ड्वार्फ वोल्फ 1130C है, इसके एटमॉस्फेयर पर इसको पता लगा है। फॉस्फीन आपको बता दें 3 हाइड्रोजन एटम्स और 1 फॉस्फोरस एटम से बना होता है और इसको इजी होता है डिस्ट्रॉय करना। जो ब्राउन ड्वार्फ्स हैं इन्हें फेड स्टार्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सिमिलरिटीज होती हैं स्टार्स और जो भी अदर प्लैनेट्स हैं उनकी तरह ही। These objects form like stars from collapsing cloud of gas and dust. However, they do not have enough mass to consistently fuse hydrogen, a process that heats a star and makes it shine. The greenhouse gas emission intensity target rules 2025 apply to which of the following high emission sectors? ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 निम्नलिखित में से किस उच्च उत्सर्जन क्षेत्र पर लागू होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली एंड पल्प एंड पेपर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 को नोटिफाई किया है 4 हाई एमिशन सेक्टर्स के लिए, एक तो एल्यूमिनियम, एक सीमेंट, एक क्लोर एल्कली एंड पल्प एंड पेपर के लिए। तो इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसके यहाँ से किसी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है तो उसे पर प्रोडक्ट की एक लिमिट दे दी गई है कि आपको पर प्रोडक्ट कुछ इतनी लिमिट तक आपको प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, अब सीमेंट बन रहा है वहां पर, मान लीजिए 1 टन सीमेंट बनाने में 100 kg कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उनका जो ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा? 100 kg पर टन, ठीक है, तो इतना उत्सर्जन उनका होने वाला है। तो अगर वो 100 से कम करेंगे तो उनको जो है कार्बन क्रेडिट भी दिया जाएगा, एक तरह का रिवार्ड होता है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। अगर वो 100 से ज़्यादा कर रहे हैं तो कार्बन नेगेटिव आपका बन जाएगा। भारत ने और भी टारगेट अपने सेट किए हुए हैं, जैसे हम एमिशन इंटेंसिटी अपने जीडीपी का 45% तक कम करना चाहें 2030 तक, 2005 के लेवल को मानकर। एशियाई रूल के जरिए 282 हाई एमिशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा मैंडेटरी टारगेट्स के लिए 2 साल के 2025-26, 2026-27। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2025? विश्व खाद्य दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड डे ये हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1945 को यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। 2025 में वर्ल्ड फूड डे का थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। Who is ranked as the richest person in India according to Forbes India's Rich List 2025? फोर्ब्स इंडिया की रीच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मुकेश अंबानी। राइट साइड में आप टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया की लिस्ट देख सकते हैं। मुकेश अंबानी से शुरुआत होती है और 10वें नंबर पर कुमार मंगलम बिरला है। भारत में 200 से ज़्यादा बिलियनियर्स हैं, इनकी कंबाइंड वेल्थ 941 बिलियन यूएस डॉलर है। और अगर हम नंबर ऑफ बिलियनियर्स की बात करें तो उस मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में 30वें नंबर पर है, और ऐसा फोर्ब्स इंडिया रीच लिस्ट 2025 में बताया गया है। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डायरेक्टर हैं, ये रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में। इनकी नेटवर्थ 105 बिलियन यूएस डॉलर की है। दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन गौतम अडानी आते हैं। इनकी फॉर्चून 92 बिलियन यूएस डॉलर है। सावित्री जिंदल ये तीसरे नंबर पर है और इकलौती वुमेन है जो इस लिस्ट में शामिल है। सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेस के, ये चौथे नंबर पर है। शिव नादर जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है एचसीएल टेक्नोलॉजीज के, ये 5th नंबर पर आई है। जो टोटल नेट वर्थ है 2/3 ऑफ इंडिया रिचेस्ट पीपल की, ये डिक्लाइन हुई है लगभग 9% तक।
Which company has been ranked as the most valuable oil and gas brand for 6 consecutive years? किस कंपनी को लगातार 6 वर्षों तक सबसे मूल्यवान तेल और गैस ब्रांड का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, शेल। वर्ल्ड की 100 लीडिंग एनर्जी ब्रांड्स, इनकी टोटल ब्रांड वैल्यू 688.6 बिलियन यूएस डॉलर की है 2025 तक की बात करें। ऐसा ब्रांड फाइनेंस एनर्जी 100 2025 में बताया गया है। लगातार छठे साल यूके बेस्ड एक कंपनी है शेल। ये मोस्ट वैल्यूएबल ऑयल एंड गैस कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। इसकी ब्रांड वैल्यू 45.4 बिलियन यूएस डॉलर की है। सऊदी अरेबिया बेस्ड एरामाको, ये दूसरे नंबर पर है 41.7 बिलियन यूएस डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ। लगातार छठे साल ये दूसरे नंबर पर रही है। तीसरे नंबर पर चाइना की पेट्रो चाइना है। अब बात करें अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडियन ऑयल ये 21वें नंबर पर है इस पूरी लिस्ट में मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में। और अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑयल एंड गैस ब्रांड्स की बात करें, उसमें 10वें नंबर पर है। BSI स्कोर इसका 79.3 है। रिलायंस 30वें नंबर पर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 42वें नंबर पर है। भारत पेट्रोलियम 43वें नंबर पर है इस लिस्ट में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेडागास्कर? मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रूफिन फोर्तुनत जेफिसेम्बो। मेडागास्कर के प्रेसिडेंट एंड्री रेजोलिना, इन्होंने आर्मी जनरल रूफिन फोर्टुनेट जेफिसेम्बो इन्हें प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। यहाँ पर भी जेनजी टाइप प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, और ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं इनकी अपॉइंटमेंट को, जेफिसेम्बो की अपॉइंटमेंट को। जेनजी मादा प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। 18 घंटे की डेडलाइन भी दी है इन्होंने रिजाइन करने के लिए। मेडागास्कर की बात करें, कैपिटल एंटनारिवो है, करेंसी मेलागासी एरियरी है। मेडागास्कर आपको बता दें वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। विच इंडियन एयरलाइन अनाउंस्ड अ न्यू इंटरलाइन पार्टनरशिप विद स्टारलक्स एयरलाइंस? किस भारतीय एयरलाइन ने स्टारलक्स एयरलाइंस के साथ एक नई इंटरलाइन साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एयर इंडिया। एयर इंडिया ने एक नई इंटरलाइन पार्टनरशिप की शुरुआत की है ताइवान बेस्ड स्टारलक्स एयरलाइंस के साथ। अब ये इंटरलाइन पार्टनरशिप मतलब देखिए, एयरलाइन जो एयर इंडिया है, अब वो ताइवान या ताइपी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है एयर इंडिया की भारत से, तो बैंकॉक से होकर जाती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली और भी सिटीज से होकर जाती है, क्योंकि पैसेंजर इतने नहीं है ना दिल्ली के इंडिया ताइवान के बीच में। तो अब जो ये इंटरलाइन पार्टनरशिप हुई, इससे क्या होगा, एक ही टिकट आपको बुक कराने की जरूरत है, उसी से ही आप पहले हांगकांग जाएंगे, वहाँ से ताइपे जा सकते हैं, और जो बैक चेकिंग होती है वो भी एक ही बार होगी आपकी, तो बार बार परेशान होने की नीड नहीं है। इसी बोलते हैं इंटरलाइन पार्टनरशिप। सिंगल टिकट जर्नी ये रहने वाली है, और इसमें आप एयर इंडिया की जो और भी फ्लाइट जा रही है, जैसे हांगकांग जा रही है, बैंकॉक जा रही है, सिंगापुर जा रही है, हो ची मिन सिटी जा रही है, कोलमपुर जा रही है, इनसे होते हुए आप ताइपे जा सकते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? किस बीमा कंपनी ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने एक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। प्राइमेरिका लाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी है और इक्विटास एक बैंक है, तो बैंक का नेटवर्क अधिक होता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट देती है बैंक को कि आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ऑफर कीजिए हमारे पॉलिसी या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ से संबंधित हो या फिर लाइफ टर्म या फिर सेविंग्स से संबंधित हो, बदले में बैंक को कमीशन प्राप्त होता है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम बीन लॉन्च्ड? भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम टी चिप, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम लॉन्च किया है हैदराबाद तेलंगाना में, और यहाँ पर हर 30वें दिन एक कोई नया इनोवेशन होस्ट किया जाएगा, यानी कि कोई इनोवेशन है सेमीकंडक्टर के फील्ड में, वो 30 दिन तक चलेगा, फिर 30 दिन बाद कोई एक न्यू इनोवेशन यहाँ पर शोकेस किया जाएगा अगले 30 दिनों तक। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्कूल हैकाथॉन हेल्ड इन 2025? 2025 में आयोजित होने वाले भारत के सबसे बड़े स्कूल हैकाथॉन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, विकसित भारत बिल्डोथन। इंडिया का लार्जेस्ट स्कूल हैकाथॉन
विकसित भारत बिल्डाथन 2025 ये ऑनलाइन हुआ है यूट्यूब पर। एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है जिसमें स्कूल्स एंड टीचर्स को इनवाइट किया गया है, क्लास 6 से 12 तक अपने क्रिएटिविटी को दिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दिखाएं। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग के द्वारा। 1 करोड़ रुपीज तक के यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? किस भारतीय राज्य ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। गुजरात ने 2025 को ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट घोषित किया है क्योंकि दो दशक हो चुके हैं जब गुजरात में वेल प्लान सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तब के सीएम जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2005 में। तो गुजरात का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक मॉडर्न सस्टेनेबल अर्बन स्टेट के रूप में। तो इसी के लिए इसको ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के तौर पर मनाया जा रहा है क्योंकि 20 साल पूरे हो चुके हैं। वेयर वॉज द रीसैरिक्स 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा रीसैरिक्स 2025 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑफ द परम्बूर कोस्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड कर्नाटका यूनिट, इन्होंने रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज रीसैरिक्स 2025 को होस्ट किया है अरेबियन सी ऑफ द परम्बूर कोस्ट मंगलुरु में। The exercise was aimed at evaluating and enhancing the collective preparedness and coordination among all maritime search and rescue stakeholders in handling mass rescue operations at sea. Who has been appointed as the new president of PhD Chamber of Commerce and Industry? PhD Chamber of Commerce and Industry के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है राजीव जुनेजा। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने राजीव जुनेजा को अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। ये वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मैनकाइंड फार्मा के और हेमंत जैन को ये सक्सीड कर रहे हैं। PhD CCI एक प्रोएक्टिव इंडियन एपेक्स चैम्बर है, तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में लिंक को एक तरह का लिंक है, यानी कि जो इंडस्ट्री की बातें हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं पोलाइट तरीके से। Which international company has signed an MOU with the Maharashtra government setting up a world-class convention center in Nagpur? किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है फायरा बार्सिलोना इंटरनेशनल। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर नागपुर में बनाए जाने का ऐलान किया है और इसके लिए एक MOU भी साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल, जो कि एक लीडिंग कंपनी है स्पेन की। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइंड एन MOU विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर रक्षक सैलरी पैकेज? किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने रक्षक वेतन पैकेज के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक ऑफ इंडिया, इसने MOU साइन किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ रक्षक सैलरी पैकेज देने के लिए BSF पर्सनल वेटरन्स को। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड रहेगा? कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर रहेगा, एयर एक्सीडेंट कवरेज रहेगा 2 करोड़ रुपए तक का, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पर ऑफर्स रहेंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रहेंगे, प्रिविलेजेस रहेंगे जो भी BSF मेंबर्स हैं उनके लिए। The Greater Bengaluru Authority has roped in which institutions to drive the progress of the ambitious World Bank funded Bengaluru Water Resilience Project? ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बेंगलुरु जल लचीलापन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए किन संस्थानों को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी IIT मद्रास एंड ISC। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इन्हें जो है इनवाइट किया है या फिर इन्हें रोप इन किया है ताकि जो वर्ल्ड बैंक फंडेड बेंगलुरु वाटर रेसिलियंस प्रोजेक्ट है उसमें प्रोग्रेस की जा सके। इस प्रोजेक्ट में 3500 करोड़ रुपए की फंडिंग वर्ल्ड बैंक से प्राप्त हो रही है और बाकी जो ISC का अर्बन फ्लड मॉडल है उसको लागू किया जाएगा बेंगलुरु के लिए। विच बैंक हैज कमिटेड $1 बिलियन टू फंड स्टार्टअप्स इन इंडिया? किस बैंक ने भारत में स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए $1 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने
$1 बिलियन का फंड देने की कमिटमेंट की है भारत में स्टार्टअप्स को इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए। द बैंक विल ऑफर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन्स टू स्टार्टअप्स as it seeks to deepen its existing franchises in the country। अगर हम इसकी HSBC की बात करें, सब्सिडरी है लंदन बेस्ड HSBC होल्डिंग्स की। Which of the following ports is not among the 3 newly recognized green hydrogen hubs? निम्न में से कौन सा बंदरगाह 3 नए मान्यता प्राप्त ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी महाराष्ट्र। देखिए, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 3 मेजर पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। ये पोर्ट्स हैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात में, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा में। Which of the following is not one of the 4 new products launched by the RBI? निम्न में से कौन सा आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए 4 नए प्रोडक्ट्स में से एक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूपीआई चैटबॉट ग्लोबल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस डेवलप किया है। ये नया नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपके एसेट्स हैं उनको टोकेनाइज किया जा सकता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरह। तो एसेट टोकनाइजेशन का मतलब जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जो आपके एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, उनको डिजिटल टोकन में कन्वर्ट कर देना। मान लीजिए कोई आपको प्लॉट लेना है, ठीक है, कोई प्लॉट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपये का है, पर आपके पास पैसे नहीं है, तो उसके 10 हिस्से कर दिए गए हैं और हर हिस्से के जो है हर हिस्से की कीमत 10 रुपये है। तो मान लीजिए अगर आपने 2 हिस्से खरीद लिए, यानी कि 20 रुपये में आपने 2 हिस्से खरीदे, तो 2 हिस्से आपके हो जाएंगे उस प्लॉट में, ठीक है। और अगर आप बेचना चाहते हैं तो डिजिटली जो पर्सन खरीदना चाहता है आपसे 2 हिस्सों का, आप उसको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे उसके अकाउंट में वो टोकन। तो इसको इस तरह से टोकनाइजेशन कार्य करता है। आरबीआई ने 4 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यूपीआई हेल्प स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, दूसरा है आईओटी पेमेंट्स विद यूपीआई, तीसरा है बैंकिंग कनेक्ट इंटरऑपरेबल नेट बैंकिंग सोल्यूशन, चौथा है यूपीआई रिजर्व पे। टीम won the inaugural edition of the आर्चरी प्रीमियर लीग। तीरंदाजी प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है राजपुताना रॉयल्स। देखिए 2025 आर्चरी प्रीमियर लीग ये पहला ही एडिशन था इस लीग का, 2 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ। 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। रामचरण ये ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर थे इस लीग के, फेमस एक्टर हैं। राजपुताना रॉयल्स ने इस फर्स्ट एडिशन को जीत लिया है आर्चरी प्रीमियर लीग के, और इन्होंने पृथ्वीराज योद्धास को हराया है फाइनल में। Which country topped the medal tally at the 11th Asian Aquatics Championships 2025 in अहमदाबाद? अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी है चाइना। 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप्स ये 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में अहमदाबाद गुजरात में हुई है। कई डिसिप्लिन इसमें देखने के लिए, जैसे स्विमिंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग, डाइविंग एंड वाटर पोलो। ये पहली बार है जब ये टूर्नामेंट भारत में हुआ है और दूसरी बार साउथ एशिया में हुआ है। ओवरऑल मेडल टैली को चाइना ने टॉप किया है, 54 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 40 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा है 23 मेडल्स के साथ। जापान चौथे नंबर पर रहा है 21 मेडल्स के साथ। अपने भारत की बात करें तो हमारी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है स्विमिंग एंड डाइविंग में। हमने ओवरऑल 13 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 सिल्वर हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत की रैंक 11वीं रही। हु वॉज नेम्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज इन इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 2025 टेस्ट सीरीज? भारत बनाम वेस्ट इंडीज 2025 टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बैंक के एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं पहले भी, जब कोई सीरीज होती है तो प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछा गया एक दो बार। क्रिकेट की बात करें, भारत ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हराया है सेकंड टेस्ट मैच में, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला गया। इस विक्ट्री के साथ भारत ने क्लीन स्वीप किया है वेस्ट इंडीज का। 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी और दोनों ही भारत ने जीते हैं। ये भारत की 10th कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज विक्ट्री है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। प्लेयर ऑफ द सीरीज रविंद्र जडेजा रहे हैं भारत के। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर विच कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन 2025? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का कार्यकाल किन वर्षों के लिए होगा?
राइट आंसर ऑप्शन बी है 26 to 28। भारत को अनअपोज्ड बिना किसी विरोध के यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इलेक्ट कर लिया गया है 7वीं बार। 3 साल की टर्म रहने वाली है 2026-2028 के बीच में, यानी कि अगले साल से शुरू होगा। और 13 कंट्रीज भी इसमें इलेक्ट हुई हैं: अंगोला, ब्रिटेन, चिली, इक्वाडोर, इजिप्ट, एस्टोनिया, इराक, इटली, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका एंड वियतनाम। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। 47 मेंबर्स हैं इसके। ह्यूमन राइट्स को वर्ल्ड वाइड प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। और मेंबर कंट्रीज में किस तरह की सिचुएशंस हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उस पर अपने रिव्यू रखती है। और जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली द्वारा इस काउंसिल को फॉर्म किया गया था 2006 में, और भारत को पहली टर्म में इसमें इलेक्ट किया गया था। भारत लास्ट टाइम 2024 में इसमें रहा था, इलेक्ट हुआ था ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। What is the total monetary penalty imposed by the RBI on American Express Banking Corp? आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग को पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 31.80 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31.80 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग को पर कि उन्होंने आरबीआई की जो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने ही 4.2 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एसटीपी फाइनेंशियल सर्विसेज पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 की जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। वेयर इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अक्टूबर 17। तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2025 में इस डे का थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मेल ट्रीटमेंट बाय इंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। साथ ही आपको 16 अक्टूबर के बारे में जानना चाहिए। इस दिन वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। इस साल का थीम रहा इन्वेस्ट इन योर स्पाइन फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2025? विश्व गठिया दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है अचीव योर ड्रीम्स। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2025 में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का थीम रहा है अचीव योर ड्रीम्स। अच्छा, आपको एक वीक के बारे में जानना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सीपीआर अवेयरनेस वीक इन्होंने मना है 13 से 17 अक्टूबर के बीच में। सीपीआर की फुल फॉर्म आपकी पता होनी चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। Which country has become the first in the world to achieve WHO's triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B? कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माता से बच्चे में संचरण के ट्रिपल उन्मूलन को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मालदीव्स। मालदीव्स ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी के लिए। इस सर्टिफिकेशन के साथ मालदीव पहला देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO है डॉक्टर WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। Which city has become the first in India to introduce a QR code based kiosk for digital payment of traffic challans? ट्रैफिक चालान के डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड आधारित कियोस्क शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम फर्स्ट सिटी बन गया है इंडिया में जिसने QR कोड बेस्ड कियोस्क लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट के लिए। जो ट्रैफिक चालान्स बनते हैं तो उनका आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अलग अलग कियोस्क बनाए गए हैं QR कोड बेस्ड, तो चालान प्रोसेस फास्टर हो जाएगा, सिंपलर हो जाएगा। कैश नहीं होता किसी के पास तो आप ऑनलाइन पे कर दीजिए, ठीक है। और पेंडिंग रहते हैं कोर्ट में 90 दिन से ज़्यादा, ठीक है। जो 90 दिन से ज़्यादा के पेंडिंग है उनको मशीन से नहीं पे किया जा सकता, वो फिर आपको कोर्ट में ही जारी होंगे। ये कियोस्क डेवलप किया गया है, कियोस्क मतलब जैसे ATM का होता है ना, इस तरह से। गुरुग्राम पुलिस और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है एम्बियंस मॉल में। विच कंपनी हैज पार्टनर विद फ्लिपकार्ट टू लॉन्च द फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड? फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पाइन लैब्स। फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप की है पाइन लैब्स के साथ
और मिलकर फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल प्रीपेड कार्ड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया है। तो जो भी कम्यूटर्स हैं जो आवाजाही करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मेट्रोज में, बसेस में, और भी कोई ट्रांजिट सिस्टम है वहाँ पर जहाँ पर भी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ इस फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। Which bank has been named the safest bank in Asia for 2025 by Global Finance magazine? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया है? ऑप्शन ए है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक सिंगापुर ये सेफेस्ट बैंक इन एशिया इन 2025 नामित किया गया है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा। लगातार 17वीं बार है ये जब इससे ये कीर्तिमान स्टैब्लिश किया है। वर्ल्ड्स 50 सेफेस्ट कमर्शियल बैंक्स में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है। विनर्स को सिलेक्ट किया गया अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग्स, जैसे फिश, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जो रेटिंग्स हैं उसके हिसाब से। विच इंडियन स्टार्टअप विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? कौन सा भारतीय स्टार्टअप दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है ग्लेक्स आई। स्पेस टेक स्टार्टअप ग्लेक्स आई ये वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जिसका नाम होगा मिशन दृष्टि, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। सैटेलाइट ये 1.5 मीटर रेजोल्यूशन ऑफर करेगा। गवर्नमेंट्स, डिफेंस एजेंसीज, इंडस्ट्रीज ये एडवांस जो स्पेशल एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे इस सैटेलाइट के जरिए, जैसे बॉर्डर पर सर्विलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंश्योरेंस असेसमेंट, ये सभी। Which state launched the Shraddhanjali scheme to bring back the mortal remains of people who die outside the state? किस राज्य ने राज्य के बाहर मृत पाए जाने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन है आसाम। चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के हिमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके जरिए आसाम से जो मोर्टल रिमेन्स हैं पीपल के, जिनका निधन राज्य के बाहर हुआ है और वो असम राज्य के हैं, तो उनकी बॉडी को वापस लाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ असम की होगी। स्कीम का नाम है श्रद्धांजलि। ठीक है, तो दिक्कत होती है बॉडी लाने में, तो असम सरकार उसमें सहयोग करेगी। हालांकि जो केपेबल है, फाइनेंशियली केपेबल है बॉडीज को वापस खुद से लाने में, उनके लिए स्कीम लागू नहीं है। Who has been re-elected as the chairman of Association of Investment Bankers India (AIBI? एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है महावीर लुनावत। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंडिया ने महावीर लुनावत को रिइलेक्ट किया है इस एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर 2 साल के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज म्यूज वेयरेबल्स पार्टनर विद टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेयरेबल पेमेंट्स इकोसिस्टम? भारत के पहले पहनने योग्य भुगतान इकोसिस्टम को लॉन्च करने के लिए म्यूज वेयरेबल्स ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एनपीसीआई। म्यूज वेयरेबल्स आईआईटी मद्रास से निकला हुआ स्टार्टअप है। इन्होंने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की है और इंडिया का फर्स्ट वेरिएबल पेमेंट्स इकोसिस्टम लॉन्च किया है पावर्ड बाय म्यूज वॉलेट और एनपीसीआई का जो रुपए नेटवर्क है उसके द्वारा। दिस न्यू इकोसिस्टम अलाउज यूजर्स टू मेक इंस्टेंट सिक्योर पेमेंट्स बाय टैपिंग देयर स्मार्ट रिंग 1 ऑन एनी एनएफसी इनेबल्ड पीओएस टर्मिनल, नो फोन, कार्ड और वॉलेट रिक्वायर्ड। तो जो ये रिंग आपकी होगी ना, शायद इसमें दिखाई गई है, बस इसे जैसे जैसे वो पीओएस टर्मिनल होते हैं ना, इसी तरह से एनएफसी इनेबल्ड पीओएस टर्मिनल होते हैं, वहाँ पर केवल इस रिंग को टच करना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। द टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गूगल क्लाउड हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड इन विच सिटी? टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन ने गूगल क्लाउड के सहयोग से किस शहर में पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में इंडिया का फर्स्ट एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड लॉन्च किया है। तो हैदराबाद बेस्ड एक पैराडिग्म आईटी कंपनी है, इसके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि इंडिया का जो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है उसको सपोर्ट किया जा सके। According to the Synchronous All India Elephant Estimation 2021-25, what is India's estimated Asian elephant population? सिंक्रोनस अखिल भारतीय हाथी अनुमान 2021-25 के अनुसार
भारत की अनुमानित एशियाई हाथी आबादी कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 22,446। इंडिया की जो एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है 22,446 है। ऐसा सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 2021-25 में बताया गया है। अगर हम लास्ट ऑल इंडिया एस्टिमेट की बात करें 2017 में 27,312 पॉपुलेशन थी, यानी कि अब 4,065 एलिफेंट्स कम हो चुके हैं, या फिर 17.81% की गिरावट देखी गई है। एलिफेंट नंबर्स हाईएस्ट हैं वेस्टर्न घाट में 11,934, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स में, शिवालिक हिल्स में, गैंजेटिक प्लेन्स में, सेंट्रल इंडियन एंड ईस्टर्न घाट्स में। राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट की 6,013, फिर आसाम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर उत्तराखंड और फिर उड़ीसा। द फिफ्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। तो फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान के 7 शहरों में होंगे 24 नवंबर से। शहरों के नाम है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर। 12 दिन तक ये इवेंट चलेगा। 23 मेडल स्पोर्ट्स में एक डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट भी होगा, खो खो। और 5,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के एथलीट्स 5,000 यूनिवर्सिटी एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग एंड साइकिलिंग ये पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं। विच स्टेट वॉन द 30th सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर ऑप्शन बी है मणिपुर। फुटबॉल की बात यहाँ पर हो रही है। मणिपुर ने 30th सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी जीती है। वेस्ट बंगाल को 1-0 से हराया फाइनल मैच में। ये खेला गया नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ जो मणिपुर है ये अपना टाइटल को डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहा है। 23वीं बार इसने ट्रॉफी जीती है। इंडिया के जो पैरा पावर लिफ्टर हैं जॉबी मैथ्यू, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो कि कायरो इजिप्ट में हुई है। 65 केजी मास्टर्स कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और टोटल लिफ्ट इन्होंने किया है 300 केजी। हु वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 2025 रोलेक्स संघाई मास्टर्स? 2025 रोलेक्स संघाई मास्टर्स में एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है वैलेंटाइन वेशरोथ। 2025 रोलेक्स संघाई मास्टर्स ये टेनिस टूर्नामेंट हुआ, आउटडोर हार्ड कोर्ट्स पर खेला गया है शंघाई चाइना में। सिंगल्स टाइटल मोनाको के वैलेंटाइन वेशरोथ ने जीता है। डबल्स टाइटल जर्मनी की जोड़ी केविन क्रेविट्स एंड टिम पुट्स ने जीता है। Who has been named the president-elect of FICCI for the year 2025-26? वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अनंत गोयनका। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनंत गोयनका जो कि वाइस चेयरमैन है आरपीजी ग्रुप के, इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट नियुक्त किया है 2025-26 के लिए ड्यूरिंग फिक्की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग। गोयनका फिलहाल फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हर्षवर्धन अग्रवाल को इस पोस्ट पर सक्सीड करेंगे। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। Who has been appointed as the next managing director and chief executive officer of Hyundai Motor India Limited? Hyundai Motor India Limited के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है तरुण गर्ग। Hyundai Motor India Limited ने अनाउंस किया है कि तरुण गर्ग को नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जा रहा है कंपनी का, और फर्स्ट इंडियन नेशनल है जो इस लीडरशिप रोल में रोप इन किए गए हैं Hyundai Motor इंडिया लिमिटेड में, जब से कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई 29 ईयर्स अगो। जो इनक्यूम्बेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसू किम, ये वापस Hyundai मोटर कंपनी में लौटेंगे साउथ कोरिया। NPCI International Payments Limited has signed an MOU with which Japanese company to enable UPI payments in Japan? NPCI International Payments Limited ने जापान में UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए किस जापानी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है एनटीटी डेटा जापान। इंडियन ट्रैवलर्स जो भी जापान विजिट कर रहे हैं जल्दी डिजिटल पेमेंट्स कर पाएंगे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के जरिए।
जो कि एनपीसीआई की इंटरनेशनल आर्म है, और एक एमओयू साइन किया गया है एंटिटी डेटा जापान के साथ। तो इससे आप यूपीआई भी एक्सेप्ट होगा आप जापान में, जो भी वहाँ पर दुकानदार है। तो एंटिटी डेटा जापान ये सब्सिडियरी है एंटिटी डेटा ग्रुप की, और CAFIS कोऑपरेट करती है। CAFIS जापान का लार्जेस्ट कार पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क है, जिससे कि एटीएम्स भी जुड़े हैं, मर्चेंट, इशूअर, एक्वायरर्स सब जुड़े हुए हैं। विच म्यूचुअल फंड हाउस पार्टनर विद क्यूरी मनी टू लॉन्च द इंस्टेंट यूपीआई रिडेम्पशन फीचर? किस म्यूचुअल फंड हाउस ने तत्काल यूपीआई रिडेम्पशन सुविधा शुरू करने के लिए क्यूरी मनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी। क्यूरी मनी और आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी, इन्होंने एक तरह का मतलब इस तरह की सुविधा लॉन्च की है कि आप अपने म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकाल सकते हैं अगर आपको इमीडिएटली ज़रूरत है। देखिए, एक तो ये होता है कि आपका बैंक में पैसा पड़ा है और उस पर फिर इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहता है। एक होता है कि आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा दिया आपने, ठीक है, पर वो म्यूचुअल फंड में आपने जैसे पैसा लगाया, तो जितना लगाया आपने लमसम या जितनी भी अमाउंट है, तो आप या तो उसको पूरा ही निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में आपने लगाए हुए हैं, आपको 500 रुपये की तुरंत जरूरत है, तो आप उस म्यूचुअल फंड में से 500 रुपये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सुविधा देने की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कि आपका मनी तो वहाँ पर ग्रो हो ही रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, अगर शेयर मार्केट सही जा रहा है तो मनी तो बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली यूज़ भी करना है तो यूपीआई पेमेंट के लिए, यूपीआई पेमेंट के जरिए आप उसमें से पैसा भी निकाल सकते हैं। मतलब एटीएम से निकाल सकते हैं आप पे कर सकते हैं यूपीआई के जरिए अपने म्यूचुअल फंड से ही। रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया फेल टू व्हाट लेवल इन सितंबर 2025? भारत में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में किस स्तर तक पहुंच गई? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1.54%। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो 99 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है 1.54% सितंबर 2025 में, क्योंकि फूड एंड फ्यूल प्राइसेस काफ़ी लो हुए हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंफर्ट लेवल है, लोअर कंफर्ट लेवल, वो 2% है, अपर कितना है 6%। इन्फ्लेशन को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए मेजर किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको रिलीज करता है। लास्ट टाइम जब लोअर थी ये तो जून 2017 में थी, जब ये 1.46% थी इन्फ्लेशन। अगस्त में 2.1% थी। और फूड एंड बेवरेजेस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है सितंबर 2025 में 1.4% का। अगस्त 2025 में ग्रोथ थी 0.05% की। ईयर ऑन ईयर फूड इन्फ्लेशन की बात करें सितंबर 2025 में तो -2.28% रहा है, कंपेयर टू -0.64% इन अगस्त एंड 9.24% इन September. The 118th All India Farmers Fair and Agriculture Industry Exhibition was held at which university? 118वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी किस विद्यालय में आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने नई पल्स वेराइटीज जैसे पंत उड़ 13, पंत उड़ 14, पंत मटर 554 और बारले वैरायटी पंत जौ 1106 इनको इनोग्रेट किया है 118वीं ऑल इंडिया फार्मर्स फेयर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जीबिशन में। ये इनोग्रेशन हुआ है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में। इस फेयर के दौरान धामी ने पंतनगर प्रभा बुक को भी लॉन्च किया। Which ministry issued the notification classifying limestone completely as a major mineral? किस मंत्रालय ने चूना पत्थर को पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करने की अधिसूचना जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें कहा है कि लाइमस्टोन अब मेजर मिनरल के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। इससे पहले कभी ये माइनर मिनरल के तौर पर क्लासीफाई किया जाता था कंडीशन के हिसाब से, मतलब इसके यूज़ के हिसाब से। कभी ये मेजर मिनरल के तौर पर यूज़ होता था, लेकिन अब मेजर मिनरल के तौर पर ही इसको यूज़ किया जाएगा। तो इससे इस बिजनेस में भी आसान होगी, क्योंकि कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं जब माइनर के तौर पर यूज़ होता है। लाइमस्टोन बेसिकली CaC होती है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, और सेल्स एंड कोरल जो कि मैरीन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स हैं, इनके एक्युमुलेशन से बनता है। What is the name of Israel's highest civilian honor that will be awarded to Donald Trump? इसराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इसराइल
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देने वाला है, जिसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। क्यों? क्योंकि जो गाजा में सीज फायर का ऐलान हुआ है, सीज फायर मतलब कोई युद्ध चल रहा हो तो उसमें जो विश्राम लगता है उसे सीज फायर कहते हैं। और जो इसराइल हॉस्टेज हैं, जो इसराइलियों को बंदी बनाया हुआ था हमास ने, तो उनको रिलीज कर दिया गया है। तो इसराइल का मानना है कि पूरा एफर्ट डोनाल्ड ट्रंप का ही रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल इसाक हेrzog ये देंगे अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इसी तरह से इजिप्ट ने भी डिसाइड किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देंगे, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द नाइल। सेम रीजन, गाजा में वार रुकवाने के लिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉम क्रूज हॉलीवुड एक्टर हैं, इन्हें यूएस नेवी का टॉप सिविलियन ऑनर डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है। Which country is hosting NATO's Steadfast Noon exercise this year? इस वर्ष नाटो की स्टीडफास्ट नून अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है द नीदरलैंड्स। नाटो ने अपनी एनुअल न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज स्टीडफास्ट नून को शुरू कर दिया है। द नीदरलैंड्स होस्ट नेशन है, ये मेजबानी कर रहा है स्टीडफास्ट नून की इस साल। वोल्केल एयरबेस प्राइमरी बेस रहने वाला है इस एक्सरसाइज का। बाकी क्लेनबोर्गल एयरबेस जो कि बेल्जियम में है, रॉयल एयरफोर्स लेकिनहिथ जो कि यूके में है, यहाँ पर भी कुछ कुछ प्रोग्राम होंगे। नेटो की बात करें, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे नेटो बोलते हैं, एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिलिट्री अलायंस है 32 मेंबर स्टेट्स के बीच में, जिसमें 30 तो यूरोप से हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं, कनाडा और यूएसए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर्स का ब्रसेल्स बेल्जियम में है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स मोन्स बेल्जियम में है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे हैं। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन टिल विच डेट? सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नवंबर 30, 2025। गवर्नमेंट ने 16th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर कार्यकाल 1 महीने और के लिए बढ़ा दिया गया है, 30 नवंबर तक हो गया है। 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, गठन किया गया था इसका 31 दिसंबर 2023 को। फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया इसके चेयरमैन है और 31 अक्टूबर तक ये अपनी रिपोर्ट देगा। कमीशन रिकमेंडेशन देगा किस तरह से टैक्सेस जो सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं 5 साल तक, ठीक है, और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कमीशन में 4 मेंबर हैं और एक सेक्रेटरी भी हैं, ऋत्विक पांडे। 2 जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एक इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, इकोनॉमिस्ट हैं मनोज पांडे, फुल टाइम मेंबर्स हैं इस कमीशन में। एसबीआई ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष भी इसमें, आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर भी हैं पार्ट टाइम मेंबर्स। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्वासी जुडिशियल फंक्शंस के साथ। इसकी स्थापना आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की गई थी। What is the name of the Indian mountaineer who became the first Indian to summit all 9 of the world's 14 highest peaks? उस भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है जो विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से सभी 9 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है भारत थम्मीनेनी। भारत थम्मीनेनी 36 साल के माउंटेनियर हैं कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड की जो 14 हाईएस्ट पीक उनमें से 9 पर चढ़ाई की है और इनकी जो लेटेस्ट रही है वो माउंट चो ओयू रही है, 6th हाईएस्ट माउंटेन है ये। इसके अलावा सबसे पहले माउंट एवरेस्ट से शुरुआत की, फिर कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, अन्नपूर्णा और शीशपंगमा। हु इनोग्रेटेड द लाइव केसेस डैशबोर्ड ऑफ द लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम? कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली के लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है अर्जुन राम मेघवाल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ने लाइव केसेस डैशबोर्ड ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम को इनोग्रेट किया न्यू दिल्ली में। इसका मकसद वही है जो गवर्नमेंट लिटिगेशन मैनेजमेंट है उसमें एफिशिएंसी बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करना। तो इसके जरिए जो भी केसेस हैं जो अगले 7 दिन तक शेड्यूल्ड हैं सुने जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर और कोई कोर्ट जहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्री साथ फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पार्टी है, उनको देखा जा सकता है। Officers and ministers can monitor this information directly through their dashboard from their office and receive updates on the upcoming cases in the following week.
Which two institutions have signed an MOU to revive the रंगमंडल रेपर्टरी? रंगमंडल रेपर्टरी को पुनर्जीवित करने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड भारत भवन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड भारत भवन भोपाल, इन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि रंगमंडल रेपर्टरी को रिवाइव किया जा सके, फिर से पुनर्जीवित उसको किया जा सके, जो कि लगभग 2 दशकों से इनएक्टिव है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें न्यू दिल्ली में है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 1959 में इसको सेटअप किया गया था संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। परेश रावल इसे एक चेयरपर्सन है। भारत भवन की बात करें, एक ऑटोनोमस मल्टी आर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, म्यूजियम है भोपाल मध्य प्रदेश में। Which company has partnered with Google to develop India's largest AI data center campus in विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर परिसर विकसित करने के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अडानी कॉनेक्स। अडानी कॉनेक्स इन्होंने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ, जिसके जरिए इंडिया का लार्जेस्ट AI डेटा सेंटर कैंपस और न्यू ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और इसके लिए अडानी कॉनेक्स और एयरटेल भी इसमें पार्टनरशिप है, मतलब इसमें हेल्प कर रहे हैं। The World Bank has raised India's growth forecast for financial 26 to what percentage? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5% कर दी है फाइनेंशियल 26 के लिए, पहले 6.3% बताई हुई थी जून में। इसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी अपने अक्टूबर आउटलुक में इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी है। 2025 में 6.6% इन्होंने बताया है, 2026 में 6.2% बताया है। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है IMF का। ग्लोबल ग्रोथ इन्होंने 3.2% बताई है इस साल और 2026 के लिए 3.1%। According to a recent RBI bulletin, which state has the highest per capita usage intensity of UPI transactions? हाल ही में RBI बुलेटिन के अनुसार किस राज्य में UPI लेनदेन की प्रति व्यक्ति उपयोग तीव्रता सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। जो यूजर्स इंटेंसिटी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शंस की, UPI ट्रांजैक्शंस की, जिसे हम पर कैपिटा वॉल्यूम टर्म्स में मेजर करते हैं, वो हाईएस्ट है तेलंगाना में। अगर हम सभी स्टेट्स की बात करें, ऐसा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिसेंट पेपर है उसमें बताया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र इसमें भी काफ़ी हाई UPI यूजर्स इंटेंसिटी है। UPI अब एक मेजर फैक्टर बन गया है और इसी कारण कैश डिमांड भी इकोनॉमी में डिक्लाइन हुई है, पेपर नोट्स की डिमांड भी अब कम हो गई है और ATM कैश विड्रॉल्स भी कम हो रहे हैं। कैश विड्रॉल इंटेंसिटी हायर है कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यहाँ तक कि केरल और गोवा में भी। UPI यूजेस इंटेंसिटी हाईएस्ट इन सेवरल सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स एंड इन न्यू दिल्ली। RBI पेपर यूज डेटा फ्रॉम फोनपे से इन्होंने डेटा दिया है। टोटल UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 58% शेयर फोनपे का ही है, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू में 53% शेयर फोनपे का है। What is the name of the Indo-Indonesian joint bilateral maritime exercise hosted by the Indian Navy? भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है समुद्र शक्ति। इंडियन नेवी अपना इंडोनेशियन जॉइंट बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है समुद्र शक्ति, इसका 5th एडिशन 2025 में होस्ट कर रहे हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत की ओर से INS कावारत्ती पार्टिसिपेट कर रहा है, एंडी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट ऑफ ईस्टर्न फ्लीट, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन नेवल शिप सह्याद्री, ये भूषण नेवल हार्बर विजिट किया है साउथ कोरिया में। यहाँ पर मेडेन पहली बार पायलट एक्सरसाइज में शामिल होंगी दोनों ही नेवीज एक दूसरे के साथ। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स ने हाई इंटेंसिटी जॉइंट एक्सरसाइज की है यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ इंडियन ओशन रीजन में। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 20 अक्टूबर। देखिए वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इसे यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। इस डे की खासियत यह है कि ये डे हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम है ड्राइविंग चेंज विथ क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन। पंकज धीर passed recently was best known for playing which iconic role in B.R. चोपड़ा's महाभारत? पंकज धीर जिनका हाल ही में निधन हो गया, B.R. चोपड़ा की महाभारत में किस प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्ण।
तो वेटरन एक्टर पंकज धीर, इन्होंने कर्ण का रोल प्ले किया था बी आर चोपड़ा की महाभारत में। इनका निधन हो गया 68 की एज में, कैंसर से पीड़ित थे। और कुछ ऑबिचुरीज देखेंगे। ऑस्कर विनिंग अमेरिकन एक्ट्रेस डियान केटल, इनका भी निधन हो गया 79 की एज में। चाइनीज नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट शेन निंग यांग, इनका भी निधन हो गया है बीजिंग में, 103 साल के थे। और ली सुंग दाओ के साथ मिलकर इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था 1957 में पेरिटी लॉज में अपने कार्य के लिए। जाने माने पंजाबी एक्टर एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर वरिंदर कुमार, इनका भी निधन हो गया 41 साल की एज में। वेटरन फ्रीडम फाइटर एंड गांधीयन सोशलिस्ट जीजी पारिक, इनका भी निधन हो गया 100 की एज में। गोवा एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फॉर्मर सीएम रवि नायक का निधन हो गया 79 की एज में। रेला ओडिंगा, ये फॉर्मर केनियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका भी निधन हुआ है केरल में 80 साल की उम्र में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 85th। देखिए भारत के साथ साथ जो मॉरिटानिया है इसकी भी रैंक 85th है, याद रखिएगा। अगर हम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो एशिया यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है रैंकिंग्स को। सिंगापुर वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कंट्री है 2025 में। और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो वीज़ा फ्री एक्सेस प्राप्त करते हैं 195 डेस्टिनेशंस में। साउथ कोरिया और जापान ये दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग, स्पेन और स्विट्जरलैंड ये चौथे नंबर पर हैं सभी। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स ये 5th रैंक पर हैं। हंगरी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, स्वीडन ये 6th पोजीशन पर हैं। ऑस्ट्रेलिया, सेजिया, माल्टा, पोलैंड ये 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर क्रोएशिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यूएई यूनाइटेड किंगडम है। कनाडा 9th पोजीशन पर है। लातविया और लिechtenstein ये 10वें नंबर पर है। इंडिया का पासपोर्ट 85वें नंबर पर है, 5 प्लेसेस डाउन आया है अगर हम प्रीवियस ईयर से बात करें। और हम केवल 57 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त करते हैं। भारत की जो 85 रैंक है ये मॉरिटानिया के साथ ही भारत शेयर करता है। 2024 में भारत 80वीं रैंक में था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और भारत की लोवेस्ट रैंकिंग 2021 में हुई थी 90। और हाईएस्ट पोजीशन अब तक हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग 71 हुई है 2006 में। इंडिया के जो नेबरहुड है इनका हाल देख लेते हैं। पाकिस्तान 103वें नंबर पर है, बांग्लादेश 100 पर है, नेपाल 101 पर है, भूटान 92 पर है, श्रीलंका 98 नंबर पर है। अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है वर्ल्ड का वीकेस्ट पासपोर्ट है, केवल 24 कंट्रीज में ही वीजा फ्री एक्सेस है। और उससे ऊपर फिर सीरिया आता है, फिर इराक आता है। What was the overall labor force participation force among persons aged 15 years and above in September 2025? सितंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच समग्र श्रम बल भागीदारी बल प्रतिशत कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 55.3%। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये एनएसओ द्वारा किया जाता है। और कितना पार्टिसिपेशन है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बताता है। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फोर्स या फिर आप कहें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये ज़्यादा सही रहेगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम 15 साल या इससे अधिक के लोगों की बात करें तो ये बड़ा है, ठीक है। और 54.2% ये जुलाई 2025 में था और अब सितंबर में 55.3% हो चुका है। तो यहाँ पर भी ना क्वेश्चन में करेक्शन है। जो क्वेश्चन में लिखा है ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फोर्स, ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, श्रम बल भागीदारी दर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज में बात करें तो यहाँ पर भी बढ़ा है। जून में 56.1% था, सितंबर में 57.4% हो गया है। अर्बन एरियाज में भी बढ़ा है और 50.9% रहा है। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम फीमेल की बात करें 15 साल एज से ऊपर की तो 34.1% है सितंबर में। और मई 2025 के बाद ये अब तक का हाईएस्ट है। रूरल एरियाज में महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ये 37.9% है। ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 32.0% से बढ़ा है। 32.0% जून में था और 34.1% सितंबर में रहा है।
ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशो सितंबर में 52.4% है, हाईएस्ट है मई 2025 के बाद से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें 15 साल या उससे को तो ये बढ़ा है, सितंबर 2025 में 5.2% रहा है, जबकि अगस्त 2025 में केवल 5.1% था। ठीक है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है रूरल एरियाज में ये सितंबर में 4.6% रहा है, और अर्बन एरियाज में 6.8% रहा है। DRDO and which company signed a landmark MOU to collaborate on the development of 300 megawatt capacity of solar-based renewable energy projects across DRDO establishments in India? DRDO और किस कंपनी ने भारत में DRDO प्रतिष्ठानों में सौर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की 300 मेगावाट क्षमता के विकास पर सहयोग करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है सेकी। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के तहत है, इन्होंने एमओयू साइन किया है। इसके जरिए ये 300 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। जो भी डीआरडीओ स्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर, जो भी डीआरडीओ की लैब्स हैं या फिर जो भी बिल्डिंग्स हैं, तो इससे डीआरडीओ कैंपस क्या हो जाएगा, सोलर बेस्ड हो जाएगा। विच इंडियन कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद इजराइल बेस्ड सीएलओ इनर्शियल सॉल्यूशंस? किस भारतीय कंपनी ने इजराइल से सीएलओ इनर्शियल सॉल्यूशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने एमओयू साइन किया है सीएलओ इनर्शियल सॉल्यूशंस के साथ, ताकि जो इनर्शियल सेंसर्स हैं उनको सेल किया जा सके, उनको प्रोडक्शन किया जा सके। The companies will combine their respective capabilities in order to promote and pursue opportunities in India for the adaptation, marketing, sale and production of inertial sensors and closed-loop fog-based inertial solutions. Which university in Uttarakhand will host one of the Dr. Ambedkar chairs? उत्तराखंड में कौन सा विश्वविद्यालय डॉक्टर अम्बेडकर चेयर की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत आता है, इन्होंने एमओयू साइन किया जिसके जरिए डॉक्टर अम्बेडकर चेयर्स को स्टैब्लिश किया जाएगा 3 जगह पर, एक तो मुंबई यूनिवर्सिटी में, एक जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में, एक जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में। चेयर मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं, जैसे एक तरह का ऑफिस कह सकते हैं या फिर एक तरह का आप प्रोग्राम कह सकते हैं। What is Gift City's current rank in the Global Financial Centers Index rankings? ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स रैंकिंग में गिफ्ट सिटी की वर्तमान रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 43rd। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, तो इसकी जो रैंक है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स रैंकिंग में ये 43rd हो चुकी है, 3 प्लेसेस अब हुई है। और जो ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स रैंकिंग इसका ये 38th एडिशन है। अगर हम इसकी ओवरऑल रेटिंग की बात करें, ये भी इम्प्रूव हुई है और 35th पोजीशन पर ही आ गया है। तो ये 30th एडिशन था ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स का, इसको कंपाइल किया गया है ZEN ग्रुप के द्वारा। 135 फाइनेंशियल सेंटर्स जो वर्ल्ड वाइड है उन्हें इवेल्युएट किया गया है 140 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पर, जो कि थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, OECD, यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। न्यूयॉर्क USA ये टॉप पोजीशन पर इस इंडेक्स में, फिर लंदन है सेकंड प्लेस पर, हांगकांग है तीसरे नंबर पर। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर विद आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक? किस सामान्य बीमा कंपनी ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। तो यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए आंध्र प्रदेश के 26 डिस्ट्रिक्ट्स में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा। वही एक तरह का बैंक इंश्योरेंस है, जैसे जो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक है अपने कस्टमर्स को यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको ऑफर करेगा। बदले में जो बैंक है उसको जो है कमीशन मिलेगा इस इंश्योरेंस कंपनी के जरिए। Which payload on Chandrayaan 2 observed the effect of sun's coronal mass ejection on the moon? चंद्रयान 2 के किस पेलोड ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पता लगाया? राइट आंसर ऑप्शन ए है चेस 2। चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन इसने हाल ही में नोटिस किया है। जो सन का कोरोनल मास इंजेक्शन है उसका क्या इफेक्ट रहता है मून पर, तो इसका पता लगा है। तो इससे हम लूनर एक्सोस्फेयर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और मून का जो वेरी थिन एटमॉस्फेयर है उसके बारे में पता लगा पाएंगे, और जो स्पेस वेदर है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है मून के सरफेस पर,
उसका ही पता लगा पाएंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से। 8 एक्सपेरिमेंट पेलोड्स इसमें थे। अगस्त 20 2019 को चंद्रयान 2 सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ। कम्युनिकेशन जो विक्रम लैंडर था उसके साथ लॉस्ट हो गया था सितंबर 7 को। हालांकि जो ऑर्बिटर है वो भी फुली ऑपरेशनल है और फंक्शन कर रहा है 100 बाई 100 किलोमीटर ऑर्बिट में मून के अराउंड। तो इसमें से एक पेलोड था जिसका नाम है चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोरर 2 यानी कि चेस 2। इसी ने जो कोरोनल मास इजेक्शन है सन का, उसके इफेक्ट को पता लगाया लूनर एक्सोस्फीयर पे। तो क्या कंपोजिशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है लूनर न्यूट्रल एक्सोस्फीयर की, उसके बारे में पता लगाया गया चेस 2। कोरोनल मास इजेक्शंस कब होता है, जब सन जिस मटेरियल से बना है खास करके हीलियम और हाइड्रोजन आयन से, उसको इजेक्ट करता है, उसे बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। इंडिया एंड विच कंट्री हैज एस्टैब्लिश्ड अ 20 मेंबर इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। भारत और किस देश ने 20 सदस्यीय अंतर संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की है। राइट आंसर ऑप्शन सी है पनामा। तो भारत और पनामा ने 20 मेंबर वाली इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप को स्टैब्लिश किया है। पनामा सेंट्रल अमेरिका में है। कैपिटल पनामा सिटी है। करेंसी बैल्बोआ और यूएस डॉलर भी चलता है। द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम इंडस्ट्री डेवलप्ड बाय DRDO has successfully undergone a combat free fall jump from what altitude? DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली ने किस ऊंचाई से सफलतापूर्वक फ्री फॉल जंप किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 32,000 फीट। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम जिसे DRDO द्वारा बनाया गया है, इसने कॉम्बैट फ्री फॉल जंप किया है 32,000 फीट से। इस जंप को एग्जीक्यूट किया गया इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट जंपर्स द्वारा। और इसके साथ आपको बता दें, जो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम है, इकलौता पैराशूट सिस्टम है जो इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑपरेशनल है और 25,000 से अधिक की फीट पर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसे बनाया गया है DRDO लेबोरेटरीज द्वारा, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेपरेशन आगरा और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा। बाकी जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसके साथ भी कंपेटिबल है ये। The Indian Air Force has overtaken which country to become the world's third most powerful air force? भारतीय वायुसेना किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है चाइना। तो इंडियन एयरफोर्स ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बन गई है, ऐसा कहना है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग्स के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है ये इस लिस्ट में टॉप पर है, सबसे पावरफुल एयरफोर्स है। उसके बाद फिर रशिया आता है और चाइनीज एयरफोर्स अब 4th स्पॉट पर है। इंडियन एयरफोर्स में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं जैसे दसॉल्ट राफेल्स, सुखोई Su-30, मार्क 1, तेजस, 4th जनरेशन MiG-29, दसॉल्ट मिराज 2000 है ना। बाकी और भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, जबकि चाइना में हालांकि 5th जनरेशन जैसे J-20, J-35, 4.5 जनरेशन जेट जैसे J-10C, J-16 है। पर फिर भी भारत की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी पावरफुल है, ये सब जानते हैं। What grade was awarded to India in the Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025? Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025 में भारत को कौन सा ग्रेड दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ग्रेड डी। तो इंडियन पेंशन सिस्टम ये पूरे वर्ल्ड में लोवेस्ट रैंकिंग्स में आता है, लोवेस्ट कंट्रीज में आता है, ऐसा मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में बताया गया है। भारत को ग्रेड डी दिया गया है। टर्की, अर्जेंटीना, तो फिलीपींस को भी ग्रेड डी दिया गया है। यानी कि इनमें कुछ डिज़ायरेबल फीचर्स हैं लेकिन मेजर वीकनेस भी हैं जिनमें अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है। भारत का जो इंडेक्स वैल्यू है ये भी 44 था लास्ट ईयर और अब 43.8 हो चुका है 2025 में इस रिपोर्ट के अनुसार। 52 कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया है 3 पैरामीटर्स पर। एक तो है एडिक्वेसी जिसका वेटेज 40% है, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी जिसका वेटेज 35% है, तीसरा है इंटीग्रिटी जिसका वेटेज 25% है। एडिक्वेसी में भारत को ग्रेड ए मिला है और ग्रेड डी मिला है सस्टेनेबिलिटी में, सी मिला है इंटीग्रिटी में। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात करें तो भारत का जो टोटल पेंशन एसेट्स अकाउंट्स हैं वो केवल 21% ऑफ GDP है। हालांकि नीदरलैंड्स की बात करें तो वो टॉप पर है, नंबर 1 पर है इस इंडेक्स में। उसके बाद फिर आइसलैंड, डेनमार्क एंड इसराइल।
विच आर द टॉप 3 स्टेट्स इन कैटेगरी ए अंडर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। राज्य खनन तत्परता सूचकांक के अंतर्गत श्रेणी ए में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स इसको रिलीज किया है, और इसमें देखिए तो जो इस इंडेक्स का स्ट्रक्चर है उसमें इंडिकेटर्स जैसे ऑप्शन परफॉर्मेंस, अर्ली माइन ऑपरेशनलाइजेशन, थ्रस्ट ऑन एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल माइनिंग पर्टेनिंग टू नॉन कोल मिनरल्स, ये सभी। अगर हम इस स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के हिसाब से स्टेट्स को रैंक किया गया है। कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात आते हैं। गोवा, उत्तर प्रदेश, आसाम ये कैटेगरी बी में आते हैं। कैटेगरी सी में अगर हम बात करें, कैटेगरी सी में जो टॉप 3 रैंक्स हैं वो है पंजाब, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। इन विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट जॉइंट इंडिया EU काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग कंडक्टेड। भारत यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त आतंकवाद निरोधी प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा। तो भारत और यूरोपियन यूनियन ने अपना फर्स्ट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, और जो भी अनमैन्ड एरियल सिस्टम से संबंधित जो थ्रेट्स हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए उस पर यहाँ पर फोकस रहा है। तो EUHRS जो कि स्पेशलाइज्ड यूरोपियन प्लेटफॉर्म है 28 यूनिट्स का, 21 EU मेंबर स्टेट्स का, तो इन्होंने अपनी टीम से भेजी है। और मानेसर में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेडक्वार्टर्स है वहीं पर ये एक्सरसाइज की गई है। किस तरह से हम जो हॉस्टाइल ड्रोन्स हैं यानी कि एनिमी ड्रोन्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इवन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उस सभी पर फोकस रहा है इस एक्सरसाइज का। The Ministry of Defense has signed a deal worth how much for procurement of advanced night sights for the Indian Army? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत नाइट साइट्स की खरीद के लिए कितने रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है 659 करोड़ रुपीस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 659 करोड़ रुपए की डील साइन की है जिसके जरिए एडवांस नाइट साइट प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन आर्मी के 7.6 to 51 mm असॉल्ट राइफल्स के लिए। नाइट सील्ड्स आप देख रहे हैं जैसे ये लगाई हुई हैं, ठीक है, रात में अच्छा दिखता है यहाँ से अपना टारगेट। तो नाइट जो ये नाइट साइट है, नाइट साइट, ये इसे सोल्जर्स जो है लंबी रेंज तक को एक्सप्लॉइट कर सकेंगे अपने असॉल्ट राइफल से शूट करने के लिए। अच्छा खासा टारगेट इससे डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, पूरा डिजिटल होता है, ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर हमारा टारगेट अभी सेट है, लॉन्ग रेंज तक पता चल जाता है। तो एक साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट्स में MKU लिमिटेड लीड मेंबर है और मेडबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में शामिल है। द इंडियन नेवी हैज साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन बोर्ड इंडियन नेवल शिप्स। भारतीय नौसेना ने अपने जहाजों पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है IIT दिल्ली। इंडियन नेवी ने MOU साइन किया IIT दिल्ली के साथ ताकि इंडियन नेवल शिप्स पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके डिज़ाइन इंटरवेंशन के जरिए। यानी कि जो IIT दिल्ली है ये डायरेक्टरेट ऑफ नेवल आर्किटेक्चर के साथ मिलकर डिज़ाइन सेंटर और रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर को बनाएगी जो भी इंडियन नेवल शिप्स हैं उन पर। India has been elected as co-chair of the United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific for how many years? भारत को कितने वर्षों के लिए एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन का सह अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 3 years। तो भारत को सह अध्यक्ष चुना गया है रीजनल कमेटी का, और रीजनल कमेटी किसकी है? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, 3 साल के लिए 2028 तक, ठीक है। और इलेक्शंस कहाँ पर कंडक्ट हुए हैं? ये हुए हैं जियांगसी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। इसे होस्ट किया गया नेशनल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा। जो ये UN GGIM AP है ये वन ऑफ द 5 रीजनल कमिटीज हैं यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू LIC प्लान डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर लोअर इनकम ग्रुप पीपल? निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई LIC योजना का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है LIC जन सुरक्षा प्लान। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 नए प्लान लॉन्च किए, एक तो LIC जन सुरक्षा प्लान लोअर इनकम ग्रुप पीपल के लिए, दूसरा LIC बीमा लक्ष्मी प्लान जो कि फीमेल्स के लिए है। LIC जन सुरक्षा प्लान की बात करें तो ये एक लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है
और जो भी फैमिलीज़ हैं, जो निम्न वर्ग की फैमिलीज़ हैं, किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है यानी कि पॉलिसी होल्डर की, तो उनके लिए लमसम अमाउंट उनको दिया जाता है, मैच्योरिटी से पहले ही दिया जाएगा। और मिनिमम एंड मैक्सिमम इसमें 18 और 55 साल है। मिनिमम बेसिक सम जो एश्योर है इसमें वो 1 लाख रुपए है। मैक्सिमम बेसिक सम इसमें 2 लाख रुपए है। दूसरा LIC बीमा लक्ष्मी प्लान जो कि फीमेल्स के लिए है, और इसमें मिनिमम एज एंट्री 18 ईयर्स है, ठीक है, और मैक्सिमम एंट्री 50 ईयर्स है। इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए का है। Which payment aggregator has partnered with ESAF Small Finance Bank for the deployment of Vega पेमेंट स्विच? किस भुगतान एग्रीगेटर ने वेगा भुगतान स्विच की तैनाती के लिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है गेट पे। तो गेट पे जो कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग पेमेंट एग्रीगेटर है, इसने पार्टनरशिप साइन की है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि जो वेगा है, जो नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच है, उसको डिप्लॉय किया जा सके। पेमेंट स्विच मतलब जैसे कई तरह से पेमेंट देते हैं, UPI से भी देते हैं, बाकी भी और ऑनलाइन होते हैं, और कार्ड के जरिए भी देते हैं, जो POS मशीन होती है, ठीक, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं, उसके जरिए देते हैं। तो किस तरह से उनका पूरा ट्रांजैक्शन होता है, मर्चेंट से लेकर मतलब जो कस्टमर है उससे लेकर फिर बैंक से कटते हैं पैसे, वो पैसे फिर जो मर्चेंट है, दुकानदार, उसके खाते में जाते हैं। इस सबको ईजी बनाता है पेमेंट एग्रीगेटर। तो इसी तरह का ये वेगा है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच है। तो ये पूरे प्रोसेस को इजी बनाता है, फास्ट बनाता है, फ्यूचर रेडी पेमेंट स्विच है, ठीक है। और बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पैसे कट के मर्चेंट के उसमें जाता है, तो इस सबको काफ़ी आसान बनाते हैं। मैनुअली चेक करने की नीड नहीं होती इसमें। विच फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट UPI एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन? किस वित्तीय प्लेटफॉर्म ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए भारत का पहला UPI लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो कि इंडिया का लीडिंग फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है वुमेन के लिए, इन्होंने लक्ष्मी पे लॉन्च किया है, जो कि हमारे देश का फर्स्ट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI है, खास करके महिलाओं के लिए केवल। तो यहाँ पर जैसे और प्लेटफॉर्म से वहाँ पर कैशबैक मिलता है, यहाँ पर आपको डिजिटल कोड अर्न करते हैं आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म में आप डिजिटल कोड काफ़ी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर पाएंगे, और गोल्ड की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आपका जो डिजिटल कोड है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जहाँ भी आपने स्पेंड किया, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में डिजिटल गोल्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैशबैक जैसे होता है ना, कैशबैक के बदले ये ट्रांसफ़र होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री हेड फॉर इंडिया बाय अलायंस? अलायंस द्वारा भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है रितु अरोड़ा। अलायंस ने रितु अरोड़ा का भारत में कंट्री हेड नियुक्त किया है। अलायंस एक जर्मन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स म्यूनिक में है। Who has become the first Asian chair of the IUCN Species Survival Commission? IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है विवेक मेनन। देखिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट विवेक मेनन ये फर्स्ट एशियन चेयर बने हैं IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के। 2025-2029 तक इन्हें अपॉइंट किया गया है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो कि अबू धाबी में हुई इस दौरान। इसी तरह से मेनन अब फर्स्ट एशियन बन गए हैं जो इस कमीशन को लीड कर रहे हैं इस कमीशन की 75 साल के इतिहास में। और भारत में जो मेनन है ये फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।